Hi guys, it's Pinky. Once again most welcome in my YouTube channel in Booktubing Pro. आई होप कि आप सभी जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन के ऊपर है। इससे मैं आपको बताऊंगी कि एजुकेशन अभी हमारा किस लेवल पे है और आगे हम किस लेवल पर इसको लेकर जाने वाले हैं और इसका कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में एजुकेशन और ये क्या भूमिका निभाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों हम सभी को पता है कि एजुकेशन हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। अगर रोटी कपड़ा और मकान के अलावा किसी चौथी चीज की जरूरत है हमारी लाइफ में तो वो है आई थिंक एजुकेशन। लेकिन एजुकेशन आजकल हमारे देश में क्या बहुत सारी जगहों पे ऐसा है कि हम सिर्फ नौकरी के लिए एजुकेशन को बेस मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एजुकेशन का मतलब नौकरी नहीं है। एजुकेशन का मतलब है खुद को डेवलप करना, खुद के स्किल पे काम करना, खुद का पैशन, खुद का जो जुनून है वो एक सही डायरेक्शन में हम यूज करें ताकि हम अपनी खुद की पहचान बना सके, अपने पैरों पर खड़ी हो सके। तो आजकल का जो हमारा अभी का जो सिचुएशन है इंडिया में और कुछ कंट्रीज में भी, तो वहाँ क्या है कि नौकरी नौकरी नौकरी, बस एजुकेशन पकड़ा हमने स्कूल टाइम से ही। हम जो पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा एक फोकस होता है कि हमें बस नौकरी पकड़नी है। हम सिर्फ डिग्रीज के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन अगर हम अपने कॉन्फिडेंस को देखें, अपने कम्युनिकेशन को देखें तो वो बिल्कुल जीरो होता है। तो अब हमें जरूरत है कि हम अपने वेल फिल्ड माइंड नहीं बल्कि वेल फॉर्म्ड माइंड के साथ काम करें, अपने सोच के दायरे को बढ़ाएं और एजुकेशन का लेवल यहाँ पर लेकर आए कि हम खुद को डेवलप करें और खुद को ऐसा बनाएं कि हम खुद नौकरी जनरेट कर सकें, जॉब क्रिएट कर सकें जो लोगों के जीवन में भी वैल्यू ऐड कर सके। सो इस तरीके से अब हमें एजुकेशन को लेना है, खुद को डेवलप करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि किसी भी पढ़ाई से पहले हम खुद हैं, हमारी पर्सनालिटी है, हमारी स्किल्स हैं, हमारी नॉलेज है। तो अगर ये तीनों चीजें हमारे पास है तो हम किसी भी फॉर्म में किसी भी क्षेत्र में जाकर अपना पहचान बना सकते हैं, अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो अब जरूरत है हमें अपने दिमाग को ओपन करने की, एजुकेशन के मामले में जो हमारी सोच है उसको ब्रॉड करने की, उससे आगे सोचने की है। हमारे देश ने अभी तक में हर दिशा में तरक्की करी है, लेकिन जो हमारा एजुकेशन का जो कैरिकुलम है वो वही का वही है, वही ओल्ड सिलेबस, ओल्ड मैनेजमेंट थ्योरी और बाकी के वही ओल्ड सब्जेक्ट्स जिनकी बेस पर जो है तो हम अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं और बाकी का वर्ल्ड कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहा है। उन्होंने अपने एजुकेशन के लिए बहुत सारी पद्धति, बहुत सारी पॉलिसीज उन्होंने लॉन्चेस किए हैं। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए अभी जो हमारी इंडिया में कंडीशन है, तो इन सब कमियों को देखते हुए अभी गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी पॉलिसी निकाली है जिसका नाम है NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसके आधार पर उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, बहुत सारी चीजें उसमें ऐड की हुई है। मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने क्या क्या चीजें इसमें लाई हुई हैं जो कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छे लेवल पर एजुकेशन को लेके जा सकती है। सो दोस्तों मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अब जो गवर्नमेंट ने निकाला है इसकी फर्स्ट पॉलिसी है कि अब लैंग्वेज बैरियर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, यानी कि 5th स्टैंडर्ड तक आप अपने रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाई कर सकते हैं। सेकेंड है मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, यानी कि आप अगर जैसे मैंने साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई करी है तो उस वक्त क्या था कि मुझे साइंस के अलावा मुझे आर्ट लेना भी मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन चूंकि आर्ट में जाना नहीं चाहती थी वहां पे, लेकिन मुझे नॉलेज लेना बहुत पसंद था उसका। लेकिन साइंस मेरा जो है तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था तो मैंने वो चूज किया, लेकिन मैं साथ में चाहती थी कि मैं आर्ट के बारे में भी जानूं, उससे सब्जेक्ट क्या सिलेबस है उन चीज़ों को पढूं और उससे भी मैं नॉलेज कलेक्ट करूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम पे ये सारे प्रावधान नहीं थे कि आप अपने सब्जेक्ट के साथ साथ भी एक माइनर सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो आप अपने हिसाब से भी जैसे आप अपने इंटरेस्ट का कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हैं तो माइनर में आप कोई भी सब्जेक्ट ऑप्शन में ले सकते हैं, उसमें आपको कोई बैरियर कोई वो नहीं है। इसके लिए आपको आज़ादी दे दी गई है। इसके अलावा अपनी भारतीय संस्कृति, अपने कल्चर, अपने हेरिटेज को समझने के लिए, समझाने के लिए वो एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट होगा
जो बच्चों को शिक्षा दी जाएगी उसके बारे में, ताकि हमारी भारतीय संस्कृति और हमारा जो प्रतिष्ठा है भारत की वो बनी रहे और लोगों को उसके बारे में जागरूक करना है। क्योंकि हम बाहरी चीजें, बहुत सारी चीजें हम कॉपी करते हैं, बाहरी चीजें हमारे इंडिया में आ रही है, लेकिन हमारे इंडिया का जो कल्चर है वो बाहर इतना स्प्रेड नहीं हो रहा है। तो सरकार अब इस चीज पे भी फोकस करेगी कि बच्चों को भी इसके बारे में एजुकेट किया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा एक फॉरेन लैंग्वेज भी होगा जो 9th स्टैंडर्ड से आपको दे दिया जाएगा, आप वो भी सीख सकते हैं एज एन ऑप्शन। अब जो चीज है, चौथी चीज है कि वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस किया जाएगा, यानी कि बच्चों के एजुकेशन पे फोकस किया जाएगा उस बेस पर जिस पर उनको इंटरेस्ट है, यानी कि उनके स्किल पे फोकस किया जाएगा, जिसमें जो काम उनको करना अच्छा लगता है। जैसे कारपेंटर हो गया, पेंटिंग हो गई, कोई आर्ट हो गया, कोई एक्टिंग हो गई। तो इन सब चीजों पे, जैसे कई सारे लड़कियों को, माताओं बहनों को जो भी है, उन सबको मेहंदी आर्ट्स बहुत अच्छा लगता है, सिलाई कढ़ाई बुनाई, तो अलग से भी इन सब चीजों की क्लासेस दी जाएगी उनको। इसके अलावा एक बैकलेस पीरियड भी होगा जहाँ पर उनको सिखाया जाएगा कुछ प्रैक्टिकल करके, कुछ क्रिएटिविटी की जाएगी जिससे वो प्रैक्टिकली चीजों को समझ पाएंगी। इससे क्या होगा कि उनका माइंड ब्रॉड होगा, चीजों को वो ज्यादा जल्दी ऑब्जर्व कर पाएंगे, चीजों को बहुत ज्यादा जल्दी वो सीख पाएंगे। तो ये सब करने का उद्देश्य ये है। अब आता है सिंगल रेगुलेटर। सिंगल रेगुलेटर का मतलब ये है कि जो हमारी शिक्षा पद्धति थी वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर डिसाइड करती थी, जो पिछली पद्धति थी। लेकिन अब आगे क्या है कि अब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि एजुकेशन के सिलेबस में क्या प्रोसेस किए जाएंगे, क्या नहीं किए जाएंगे, वो सारा डिसीजन एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। जो सिंगल रेगुलेटर है उसका नाम है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जहां पर 4 डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे। जो एक डिपार्टमेंट का काम होगा कि वो सिलेबस बनाएंगे कि क्या सिलेबस दिए जाए बच्चों को। दूसरा जो डिपार्टमेंट है वो रेगुलेटरी बेस पे काम करेंगे और वो ये छानबीन करेंगे कि टीचर्स अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है और क्या सिलेबस है। ये सारी चीजें वो ध्यान में रखेंगे कि टीचर्स सही ढंग से परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं, क्या कमियां आ रही हैं, उन सब चीजों पर वो ध्यान देंगे। जो तीसरा डिपार्टमेंट है वो फाइनेंशियली चीजों को मैनेज करेंगे, टीचर्स की सैलरी से रिलेटेड या फिर बच्चों की स्कॉलरशिप्स हो गए, कोई आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं, तो इन सब चीजों पे फोकस किया जाएगा। जो चौथा डिपार्टमेंट है वो सिर्फ रिजल्ट बेस पे काम करेंगे, रिजल्ट बनाने का काम करेंगे। तो ऐसे 4 डिपार्टमेंट हैं जो कि एक सिंगल रेगुलेटर फॉर्म से ऑपरेट किए जाएंगे। तो ये उन्होंने नियम बनाया हुआ है। दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी अभी की जो सिचुएशन है, हमारा कोरोना का जो भी सिचुएशन चल रहा था पूरे वर्ल्ड में, तो अब क्या है कि ऑनलाइन स्टडी हो रही है, घर बैठे ही बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, एग्जाम्स भी उसी तरीके से हो रहे हैं। तो अब आगे भी इस चीज को कंटिन्यू किया जाएगा ताकि रूरल एरियाज जहाँ पे पढ़ाई का स्तर बहुत कम है, यहाँ जहाँ पे स्कूल्स नहीं है, तो वहाँ पे घर बैठे ही बच्चों को एजुकेट किया जाएगा ऑनलाइन स्टडी माध्यम से। इसके कुछ एप्स बनाए जाएंगे, कुछ कोर्सेज होंगे जिसके माध्यम से बच्चों को एजुकेट किया जाएगा, जिससे जो बच्चे अपंग हैं, जो चल फिर नहीं सकते, उनको भी काफी मदद मिलेगी इसकी वजह से। मेक ओवर ऑफ रिपोर्ट्स, इसका मतलब है कि रिजल्ट जो हमारे आते थे, पहले आते थे सिर्फ मार्क के डिसीजन, मार्क बेस पे आते थे, लेकिन अब मार्क्स को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा भी आपकी जो परफॉर्मेंस होगी पूरे साल भर में, आपने जैसा लोगों के साथ बिहेव किया, अपने कोलीग्स के साथ जैसा आपने बर्ताव किया है, उस बेस पे भी आपको मार्क किया जाएगा। आपसे खुद भी सवाल किया जाएगा कि आपने अपने आप को कितना एनालाइज किया है, आप किस लेवल पे, आपको क्या लगता है कि आपने क्या क्या चीजें इम्प्रूव करी है अपनी स्टडी के अलावा, अपनी स्किल्स पे, अपने कॉन्फिडेंस पे, अपने कम्युनिकेशन पे, उस लेवल पे भी आपको मार्क्स दिया जाएगा। इसके अलावा टीचर्स भी आपके पूरे साल भर की परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको मार्क्स देगी। तो अब सिर्फ नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका बिहेवियर, आपके स्किल्स, आपकी कॉन्फिडेंस, आपके परफॉर्मेंस की बेस पर भी आपको मार्क्स दिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब सारे बच्चे प्लीज आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये आपका कंपटीशन खुद से है, लोगों से नहीं है। तो खुद को इम्प्रूव कीजिए, खुद को मार्क कीजिए, बहुत अच्छा फील करेंगे आप। फॉरेन यूनिवर्सिटी को भी अब जो है तो
एंट्री मिलेगी भारत में, और वो भी अपने ब्रांचेस खोल सकते हैं अलग अलग स्टेट में। और इसके अलावा वर्ल्ड की जो टॉप 50 यूनिवर्सिटी हैं वो भी अब ब्रांचेस खोल सकती हैं विदाउट एनी किसी सिक्योरिटी मनी की। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये चीज़ें अब लाई हुई हैं। इससे एक चीज़ हमारा बहुत ज़्यादा फायदा होगा कि हमारे यहाँ पे जितनी भी इंडिया में यूनिवर्सिटी है, टॉप यूनिवर्सिटी, वो अब विदेशों के यूनिवर्सिटी से भी कंपटीशन करेगी और अपने आप को और ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करेगी। इससे हमारे एजुकेशन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि अब विदेशी जो यूनिवर्सिटी है वो भी हमारे यहाँ पे आएगी और हम भी उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब अगले 10 सालों में जो है तो उन्होंने डिसाइड किया है कि अगले 10 सालों में हर एक जिले में एक मल्टीडिसिप्लिनरी जो है तो इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे, और जिस इंस्टीट्यूट में 3000 से ज्यादा बच्चे होंगे उस इंस्टीट्यूट को रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में एस्टैब्लिश किया जाएगा, और बल्कि ग्रॉस इनरोलमेंट 50% तक और ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। और गवर्नमेंट पहले जो थी जीडीपी का 3% ही एजुकेशन पे खर्च करती थी, जो कि अब बढ़ाकर उन्होंने डबल कर दिया है, यानी कि अब वो 6% खर्च करेगी बच्चों के एजुकेशन के लिए। तो उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। अब देखते हैं कि इन सब चीजों का वो कितना ज्यादा एग्जीक्यूट कर पाते हैं जो भी उन्होंने डिसीजन लिया है, और आगे कितने दिनों में बदलाव होना स्टार्ट हो जाएगा हमारे एजुकेशन सिस्टम पे। अब जो है तो थ्योरेटिकल चीजों पे इतना फोकस नहीं किया जाएगा, बच्चों के प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। इसके साथ साथ जो मुझे यहाँ पर कमी लगी, जो इंग्लिश जो हमारा लैंग्वेज है, जो कि पूरा वर्ल्ड ग्लोबल कम्युनिकेशन है, जो हम सबको जोड़ता है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हम इंग्लिश बोलते हैं, बहुत सारी कंट्रीज में इंग्लिश बोली जाती है, और हमारे इंडिया में भी बहुत सारे लोग बोलना जानते हैं, इंग्लिश भी प्रायोरिटी है हमारे यहाँ, लेकिन अभी उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होना चाहिए। जैसे हमने सारे सब्जेक्ट्स को चूज किया, इस तरीके से इंग्लिश को उन्होंने ज्यादा जोर नहीं दिया है। तो एक इंग्लिश सब्जेक्ट जो है तो मेरे हिसाब से कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि ये हिंदी के अलावा अगर कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है तो मुझे इंग्लिश ही लगता है, क्योंकि अगर हमें इंग्लिश आती है तो हम इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी जॉब कहीं से भी हम ऑपरेट कर सकते हैं, घर बैठे ऑनलाइन हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन हम कंप्यूटर नॉलेज और इंग्लिश की नॉलेज ना होने की वजह से उससे हम वंचित रह जाते हैं। तो सेकेंड है कंप्यूटर नॉलेज और फर्स्ट है इंग्लिश, जो कि हमें दोनों पर ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि अभी जो हमारा जो वर्तमान में जो हमारी कंडीशन है वो ऑनलाइन जो स्टडी बेस है वो काफी ज्यादा आगे प्रोग्रेस कर रही है। ऑनलाइन बहुत सारी चीजें हैं, तो अभी डिजिटल फॉर्म इंडिया बन रहा है, डिजिटल वर्ल्ड बन रहा है धीरे धीरे। तो इस तरीके से हमें अपने आप को भी इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो मेरे हिसाब से इंग्लिश और कंप्यूटर दो चीजें ऐसी हैं जो इसको भी कंपलसरी कर दिया जाना चाहिए हर एक स्कूल, हर एक कॉलेज में, ताकि बच्चे बड़े हों और बड़े होने के साथ साथ अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो ये कुछ एडिशनल चीजें भी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाएं, ताकि वो आगे बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर सके, उनको बहुत जल्दी रोजगार के अवसर मिल सके, अपॉर्चुनिटीज का वो फायदा उठा सके, क्योंकि ऑनलाइन घर बैठे ऐसे बहुत सारे काम है जो वो कर सकते हैं। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब हम पहले जो हम पढ़ाई करते थे, तो अगर हमने जैसे हम अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो अगर हमने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी तो हमें वापस से रीस्टार्ट करना पड़ता था अगर हम फिर से पढ़ाई करना चाहते हैं तो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपने जहां से अपनी पढ़ाई छोड़ी, मान लीजिए मैंने फर्स्ट ईयर किया, बीच में मैंने ड्रॉप आउट किया, तो अगर मुझे अब वापस से पढ़ाई अपनी शुरू करनी है तो मैं अब सेकेंड ईयर से स्टार्ट करूंगी, ना कि मुझे फर्स्ट ईयर पढ़ने की जरूरत है। और इसमें जो हमारा ग्रेजुएशन है वो पहले 3 साल का था, लेकिन अब ये 4 साल हो गया है। कैसे, वो मैं बताती हूँ आपको। फर्स्ट ईयर अगर आपने कंप्लीट किया तो फर्स्ट ईयर में आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलेगा। सेकेंड अगर आपने कंप्लीट किया, मान लीजिए अगर आपने बीच में ड्रॉप आउट भी कर दिया, वापस से आपने रीस्टार्ट किया 2 साल 3 साल के बाद, तो आपको फर्स्ट ईयर करने की जरूरत नहीं है, सेकेंड ईयर से आप स्टार्ट करेंगे। और सेकेंड ईयर में जो आपको डिग्री मिलेगी वो होगी ग्रेजुएशन डिप्लोमा। थर्ड जो मिलेगी आपको ग्रेजुएशन डिग्री मिलेगी, और जो फोर्थ मिलेगा आपको वो ग्रेजुएशन रिसर्च डिग्री मिलेगी आपको। लेकिन इसमें एक फायदा ये भी है कि जो पढ़ाई जो हम पहले करते थे तो 3 साल में हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती थी, इसके हिसाब से हम नौकरी कहीं ना कहीं सेटलमेंट हम करने की कोशिश करते थे। इसमें भी
आप 3 साल के बाद अपनी जॉब आप कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, कंपटीशन एग्जाम आप फेस कर सकते हैं। आपकी पढ़ाई पे कोई असर नहीं होगा। 3 साल के बाद आपको ये छूट दी गई है कि आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कोई भी गवर्नमेंट आप कंपटीशन फाइट कर सकते हैं। लेकिन 4 साल में जो आपने वो जब आप 4 साल की पूरी पढ़ाई कर लेंगे तो आपको 4 साल जो डिग्री मिलेगी वो आपकी कंप्लीट डिग्री होगी, कंप्लीट ग्रेजुएशन होगी। इसके अलावा अगर आप पीजी करना चाहते हैं तो पीजी के लिए आपके पास 1 साल का भी टाइम रहेगा और 2 साल का भी रहेगा। इसमें दोनों तरीके प्रावधान हैं, लेकिन उसका जो अप्लाई करने का जो तरीका है वो अलग है। लाइक अगर आपने 4 साल का ग्रेजुएशन पूरा किया है तो आपको पीजी सिर्फ 1 साल ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने सिर्फ 3 ही साल अपना ग्रेजुएशन किया है तो आपको पीजी पूरे के पूरे 2 साल करने पड़ेंगे। यानी कि 5 साल में ही आप कंप्लीट अपना ग्रेजुएशन और प्लस पीजी कंप्लीट कर पाएंगे। तो अब ये प्रावधान है। तो अभी जो गवर्नमेंट ने चेंजेस किए हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगे। अब देखना ये है कि कितना जल्दी ये एग्जीक्यूट होता है और कितना जल्दी ये आगे अपने एजुकेशन सिस्टम पे लागू होता है। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें चैनल को, प्लीज वीडियो को लाइक करें। एंड तब तक मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और दूसरों को भी हंसाते रहिए। जय हिंद।